नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में युवाओं की बताई अहम भूमिका। कहा, भविष्य में एआई से दूरगामी प्रगति की उम्मीद। रांची में बीआईटी के प्लैटिनम जुबली समारोह को किया संबोधित। सीबीआई ने साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में 11 जगहों पर की छापेमारी। 1 करोड़ रुपए नकदी, सोना, विदेशी मुद्रा सहित कई डिजिटल साक्ष्य बरामद। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव वोटों की गिनती में भाजपा अधिकतर सीटों पर बनाई बढ़त। भाजपा को बढ़त मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना किया शुरू। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की महत्वपूर्ण बैठक आज। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा। और इजराइल हमास के बीच सीज फायर डील के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को किया रिहा। बदले में इजराइल भी 369 फलस्तीनी कैदियों को करेगा रिहा। और अब सभी खबरें विस्तार से। आज की सबसे अहम खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एआई एजुकेशन के क्षेत्र में कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है। As AI rapidly transform economies, the government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. BIT was indeed ahead of the curve as it introduced a BTech course in artificial intelligence and machine learning in 2023. The change brought about by AI and other technologies is also reflected in our languages. Till a few years ago, the word disruption, to take one example, meant something to be worried about. But now it has a positive connotation. A break or an interruption in the normal course is now something to be welcomed. सीबीआई ने साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में 11 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ से भी अधिक मूल्य के नकद, डिजिटल एविडेंस और क्रिप्टो धोखाधड़ी से जुड़ी 1000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। इसके साथ ही 252 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान सीबीआई ने महत्वपूर्ण आपत्तिजनक डिजिटल सबूतों का भी पता लगाया और 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1 आईपैड भी जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि 2 साल पुराने मामले में दिल्ली में 9 और हरियाणा के हिसार में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। आरोपी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आज नगर निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। शुरुआती रुझानों में अधिकतर जगहों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। नतीजे दोपहर बाद घोषित किए जाने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वोटों की काउंटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच नतीजों में भाजपा को बढ़त मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर निकाय चुनाव में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। इस अभूतपूर्व जनादेश के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जिस तरह डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया, जिस तरह से संगठन ने कुशल रणनीति के तहत इस चुनाव में भी भागीदारी की, ये निर्णायक बढ़त उसी की है। भाजपा सरकार के कार्यों से जो जन विश्वास बढ़ा, वो जनादेश में बदलता दिख रहा है। हम और अधिक उत्साह के साथ जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। पुनः आभार।
तो विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दी और विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने जीत का श्रेय सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व को दिया और कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा है। 80% जब जीत हो गया तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूमते रहे, सभी नगर निगम में फोकस किया, नगर पालिका में फोकस किया। मुख्यमंत्री जी ने पूरी शक्ति छत्तीसगढ़ में लगाई है, जिसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो छोटे मोटे कोई चुनाव में पीछे रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डायरेक्ट चुनाव में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा है। विष्णुदेव साय जी को मैं बधाई दूंगा शानदार जीत के लिए। और अब खबर दिल्ली की राजनीति से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। इस मामले में केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। दरअसल पिछले साल 14 अक्टूबर को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। सीवीसी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए हैं। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है जिनमें कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में फैले भव्य बंगले के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। 5 दिसंबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर आधारित एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 24 दिसंबर को सीवीसी को सौंपी गई थी, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच के बाद सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ को यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर को मामले की विस्तृत जांच करने की सलाह दी है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए 8 एकड़ की घर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ सतर्कता जांच का स्वागत करते हैं। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूं। और इस सबके बीच सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदले जाने को लेकर मचे सियासी बवाल के बाद दिल्ली के सीएम कार्यालय ने फौरन ही एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ईमेल लिखा है। दिल्ली के सीएम कार्यालय ने एक्स को लिखे ईमेल में सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक हैंडल को बहाल करने के लिए कहा है। दरअसल इसका नाम कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया था। भाजपा ने इसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ हमला बोलते हुए एलजी से पूरी प्रकरण की जांच कराने की मांग की थी। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया था कि सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उसे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का निजी अकाउंट बना दिया गया है, जबकि इसे बनाने पर सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से इस मामले में दिल्ली सरकार के आईटी विभाग से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी। दिल्ली सीएमओ ने शुक्रवार को एक्स को भेजे ईमेल में कहा कि उसके ग्रे टिक हैंडल, जिसके लगभग 9,90,000 फॉलोअर्स हैं, उसको बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया है। आधिकारिक अकाउंट किसी व्यक्ति से जुड़े नहीं होते हैं और जब भी सरकार या प्रशासन में बदलाव होता है तो वे उत्तराधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं। ऐसे में एक्स प्लेटफॉर्म से अनुरोध है कि वो सीएमओ दिल्ली को बहाल करे। सीएमओ दिल्ली ने यह भी कहा है कि नए हैंडल का पासवर्ड कृपया आधिकारिक ईमेल आईडी cmdelhi@nic.in पर भेजा जाए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकृत आधिकारिक आईडी है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल का दुरुपयोग ना किया जाए, इसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। पत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सीएमओ दिल्ली वाले किसी भी अन्य अकाउंट को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है।
और इन सबके बीच भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर आयकर दाताओं के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। और इस बीच दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से वापस लौटने के पहले शुक्रवार देर शाम भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चुनाव सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ बैठक की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं की कई बार बैठक हो चुकी है। नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजौरी गार्डन के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने नई सरकार के गठन को लेकर जानकारी दी। देखिए, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इस पर जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। और दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक आज शाम 4 बजे बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष, महासचिव तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, राधा मोहन अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अरुण सिंह शामिल होंगे। बीजेपी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। फरवरी के आखिरी तक प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। बढ़ेंगे आगे। अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर में इस बार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक नींव रखी गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश की गई है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना जरूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश इस बजट में किया गया है। इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में ममता बनर्जी सरकार पर विपक्ष और मीडिया आलोचकों को चुप कराने के लिए राज्य पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वे फर्जी और निराधार एफआईआर दर्ज करते हैं और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को परेशान करने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर दबाव डाला जा सके और उन्हें ऐसी किसी भी रिपोर्टिंग से दूर रहने के लिए कहा जा सके जिससे सरकार को शर्मिंदगी हो। उन्होंने इन सब से निपटने में कोर्ट का, न्यायपालिका की भूमिका की प्रशंसा भी की। भाजपा नेता ने कहा कि न्यायपालिका ने हमेशा उन पत्रकारों को सुरक्षा घेरा प्रदान किया है जो जिम्मेदार और नैतिक तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एबीपी आनंदा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन डे को राहत देने का स्वागत किया, जिसमें जांच एजेंसी को गाय घाट पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए मामले के संबंध में उन्हें कोई और नोटिस देने से रोका गया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि न्यायपालिका ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किए गए हमले को निष्प्रभावी कर दिया है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में के मातृका सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आप एक ऐसे भारत को देख रहे हैं जो न केवल संभावनाओं से भरा राष्ट्र है बल्कि अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग भी कर रहा है। I wholly disagree with people who thought Chandrayaan 2 was not a success. It was. But we believe in a mindset that success has to be 100% no. If you look into historical innovations, great creations, they are brick by brick on occasions. And therefore, I wish to convey to my young friends, you are seeing an India, Bharat, which is not a nation of potential. It's a nation fully exploiting its potential. A developed nation status is not our dream, it's our goal, a definitive goal. और अब बात आज से वाराणसी में शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण से जुड़ी खबरों की। धर्म और संस्कृति के दो सबसे प्राचीन नगरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु का पहला 200 छात्रों का जत्था, शिक्षकों और लेखकों का दल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज वाराणसी पहुंचेगा। तमिल मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने काशी तमिल संगमम के तृतीय सत्र के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि हमारी बरसों से महाकुंभ के प्रति गहरी आस्था रही है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक महाकुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये महाकुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे वो और महाकुंभ में स्नान किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म आगे चलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। और प्रयागराज में इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम चल रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं, महाकुंभ में अब तक
जहां 50 करोड़ से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, वहीं हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। छोटे दुकानदार महाकुंभ मेला क्षेत्र में बम्पर कमाई कर रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इस मेला क्षेत्र में तमाम सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनके लिए जीविका का यह मेला सबसे बड़े साधन बना है। लाखों की संख्या में यहाँ पर रेहड़ी पटरी पर लोग दुकान लगाए हैं और इन लोगों की अच्छी खासी आमदनी हो रही है। प्रयागराज के मेला क्षेत्र में सामान बेच रहे इन दुकानदारों का इन दिनों खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई ठेला लगाए है तो कोई जमीन पर ही अपनी दुकान सजाए है। देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना जारी है। ऐसे में श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो अपनी दैनिक जरूरत के सामान के साथ पूजा पाठ और खान पान के सामान की खरीदारी करते हैं। जिस जगह पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हों, वहां कमाई शानदार होना तय ही है। महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन से छोटे दुकानदारों की जीविका में बड़ा सुधार हुआ है। इनसे किसी प्रकार का व्यापार शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मेन चीज है समझ लो गंगा जी का प्रसाद वो होता है, इससे समझ लो यही समझ लो मांग में सिंदूर भरा जाता है सबसे ज्यादा। इसके बाद समझ लो आदमी मेला आते हैं, मेला करने के लिए गंगा जी नहाने के बाद सिंदूर मेन चीज होती है पुण्य के लिए, सिंदूर को पूजा के लिए ले जाते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और जो है हमको आए हुए 20 दिन हो गया लगभग। साफ सफाई बढ़िया है जो कि आपके देख रहे हैं इस समय, और कोई टैक्स नहीं ले रहे। बाकी प्रशासन भी अच्छा अपना काम कर रही है। बाकी मेला में बहुत सी भीड़ आई है, जनता काफी स्नान करने आई है प्रयागराज में। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु मेला प्रशासन के बेहतरीन प्रबंध की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। यहां आने के बाद मेले को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को सिरे से नकार रहे हैं। शानदार व्यवस्था के लिए श्रद्धालु जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं स्थानीय दुकानदारों की ईमानदारी का भी गुणगान कर रहे हैं। और जितने भी आप यहाँ देख रहे होंगे, जो ये चाहे चाय वाले हैं, चाहे वो जो है कोई ठेली लगाई है उन्होंने, चाहे किसी प्रकार का काम है उनका, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रोजगार जो उनको मिल रहा है इस हमारे महाकुंभ से। योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। आने जाने में कोई लोग बोल रहे हैं बहुत भीड़ है, ये वो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा, हमें तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से बहुत डराया जा रहा था जब हम लोग नहीं आए थे तो बहुत डर लग रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इंतजाम है और हम लोग बहुत खुश है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है, बहुत खुश है। सनातन का यह महापर्व जहां एकता का संदेश दे रहा है, वहीं महाकुंभ में इन छोटे दुकानदारों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने में बड़ी मदद की है। दुकानदारों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, इनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया गया है और इनकी आमदनी आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि भीड़ इतनी है तो इनकी सेल भी वैसे ही होती है, जीविका में बढ़ोतरी भी हुई है। कैमरामैन अविनाश और रामजी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल के लगभग 38 छात्रों के जहरीले धुएं से बीमार पड़ने के मामले को संज्ञान में लिया है। एनएचआरसी ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक नजदीकी सीमेंट फैक्ट्री से धुआं निकलता हुआ पाया गया। इसके चलते छात्रों ने मतली, उल्टी और बेचैनी की शिकायत की और वे बेहोश होने लगे। एनएचआरसी के अनुसार सीमेंट प्लांट कचरे को विघटित करने और वैकल्पिक ईंधन तैयार करने के लिए फास्फोरस पेंटासल्फाइड रसायन का उपयोग कर रहा था। कथित तौर पर इस प्रक्रिया को गति देने के लिए प्लांट कभी-कभी अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग करता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के परिणामों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा रक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने में काफी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाओं के साथ दीर्घकालिक सहयोग सेना की तैयारी और दक्षता को कई तरीकों से मजबूत करेगा। सेना प्रमुख नोएडा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर सेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस मौके पर 42 शहीदों के परिवारों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। डिफेंस का जो अभी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिला है, कल मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब का जो उन्होंने बयान दिया यूएस में, वो पूरा मैंने सुना, तो बहुत अच्छी खुशखबरी उसमें आई है सुन के कि 10 साल का प्लान बनेगा
और उसमें जो हम साथ में मिलके यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, उससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे भारतीय सेना को भी बहुत फ़ायदा होगा और जो हमारी आत्मनिर्भरता की एक कड़ी है, जो हमारी मुहिम है, उसको बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल हमास के बीच सीज फायर डील के तहत आज हमास 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि रिहा होने वालों में अलेक्जेंडर ट्रोफानोव, सगोई लेकेव डेकेलचेन और यायर हॉर्न शामिल हैं। हमास कैदियों के मीडिया कार्यालय ने बताया कि 3 बंधकों के बदले में इजराइल द्वारा 369 फलस्तीनियों की रिहाई की उम्मीद है। पिछले महीने लागू हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल और हमास के बीच ये छठी अदला बदली है। हमास ने अब तक 5 चरणों में इजराइल के 16 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा किया है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160